अस्सलाम वालेकुम, शाम रमज़ान में आपको खुश आमदेद। और इससे पहले कि आज की दीगर सेगमेंट्स की तरफ हम आगे बढ़ें, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं सेनेट में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। पोलिंग का वक्त 4 बजे ख़त्म हो गया और पंजाब, सिंध और कौमी असम्बली में पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई। 4 बजे तक टाइम था। सेनेट की 48 में से 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए और 30 में से 19 खाली नशिस्तों पर पोलिंग हुई। वफाकी दारुल हुकूमत की एक जनरल, एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर, पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा और एक गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब के लिए पोलिंग हुई। इसी तरह सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट, उलमा और एक गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब हुआ। कौमी, पंजाब और सिंध असम्बली के अरकान ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जबकि केपी की बात करें तो केपी में इलेक्शन नहीं हुए। इससे में साबिक निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, परवेज़ रशीद, एमन वली खान, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास समेत 18 अरकान तो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और वफाकी दारुल हुकूमत की एक जनरल और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कौमी असम्बली में पोलिंग हो चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा का, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी हुई कि वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सका। तो कौमी असम्बली में जो सेनेट की खाली नशिस्तें हैं उसके इंतखाबात के हवाले से मजीद भी आपको अपडेट देते हैं। तो संजय साधवानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिंध असम्बली से हमारे साथ होंगे, जबकि पंजाब से हमारे साथ ख्वाजा नसीर मौजूद हैं। इन दोनों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले संजय साधवानी से जानते हैं कि अभी तक हमारे सामने क्या शक्ल आई है। 4 बज गए हैं। संजय साधवानी, सबसे पहले तो 9 से जो पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ तो बहुत सारे हम देख रहे हैं उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अपडेट हमें दीजिएगा पूरे दिन भर की। देखिए सदर, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे से जारी रहा है। मजमूई तौर पर 154 अरकान सिंध असम्बली ने अपना वोट कास्ट किया है। सिंध की 12 नशिस्तों पर, यहाँ पर सेनेट की खाली नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है, जिसमें 19 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इस इलेक्शन का बायकाट का ऐलान कर रखा था, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन से अपनी जो नामजदगी है उसकी रिटायरमेंट का दरख्वास्त जमा नहीं कराई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इलेक्शन हुआ। आज का जो सिंध में सेनेट का इलेक्शन है वो वैसे सन्नाटे के हवाले से काफ़ी उसमें सन्नाटा रहा। अमूमी तौर पर यहाँ पर हाथ ट्रेजिंग या फिर एक दूसरे के जो जमात के लोग हैं उनके वोट हासिल करने की जंग भी होती है। मजमूई तौर पर जो 12 नशिस्तें हैं उनमें से 154 जो वोटर थे उन्होंने वोट कास्ट किया और इस तरह 7 जो जनरल नशिस्तें हैं जिनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तों पर वाज़ेह अक्सरियत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 5 जनरल नशिस्तों पर आसानी से कामयाब होगी। 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें हैं जिसमें जंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हैं सरमद अली, वो कामयाब होंगे। ज़मीर गुमरो बैरिस्टर उम्मीदवार है टेक्नोक्रेट की सीट पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो कामयाब होंगे। खवातीन की नशिस्त पर एनी मरी कुरतलेन उनका नाम है, वो कामयाब होंगी। इस तरह पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। रुबीना कायम खानी, वो आसानी से कामयाब होंगी। इन्हीं का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पुंजोमल बिल को 117 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने दिए। अक़लियतों की नशिस्त पर वो सबसे ज़्यादा सेनेट के इस इलेक्शन में वोट हासिल करके कामयाब हो रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 जनरल नशिस्तों के उम्मीदवार भी कामयाब होंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हिस्से में सिर्फ एक जनरल नशिस्त की सीट आई है। आमिर चिश्ती उनके उम्मीदवार हैं, वो आसानी से कामयाब होंगे। उनके जो वोटर्स हैं उन्हें वोट किया है। एमक्यूएम के पास अपने एक सेनेटर बनाने के बाद 16 वोट इजाफी थे जो उन्होंने जो है आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा को दिए हैं। फैसल वाडा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 6 अरकान ने वोट दिए हैं। फैसल वाडा वाहिद उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में सिंध असम्बली से सेनेटर कुछ देर में बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब हो जाएंगे। ठीक है संजय, ये तो आपने सिंध असम्बली का आज का पूरा अहवाल बता दिया है। हमारे साथ ही रहिएगा। अब जरा लाहौर का रुख करते हैं। पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर। ख्वाजा नसीर, यहाँ पूरे दिन क्या कुछ एक्टिविटी हुई तो रही, किस किस ने वोट कास्ट किया, जरा बताइए। बिल्कुल जी, आज सेनेट के लिए जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं उनमें पंजाब असम्बली में यहाँ बाकायदा तौर पर इंतखाब हुआ। पंजाब असम्बली में 356 अरकान इस अहल थे कि वो वोट डालते और अब तक की आखिरी आने वाली इतलात के मुताबिक 355 अरकान ने अपना वोट डाला। यहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद जिसके पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत सी तकरीबन 247 वोट थे हुकूमती इत्तेहाद के पास,
उसकी जानिब से दो खवातीन जो है अनोशा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट को नॉमिनेट किया गया था, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सनम जावेद को, जो कि मियाँ वाली जेल में मौजूद है, उन्हें यहाँ से नॉमिनेट किया गया था इंतखाब के लिए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जेल ही से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ रही थी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर, जबकि अक़लियती नशिस्त पर हुकूमती जो उम्मीदवार थे वो सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ खलील ताहिर सिंधु थे, जिनके मुद्दे मुकाबल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आसिफ आशिक भट्टी को वोट दिए थे। तमाम दिन पोलिंग का अमल इंतहाई पुरसकून तरीके से चला। अरकान असम्बली मुसलसल यहाँ पे आते रहे, अपना वोट डालते रहे। सबसे आखिर में जो आखिरी 7 से 8 मिनट में वोट डाला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने और दीगर उनके साथ तकरीबन 8 से 9 वोट जो है उनके साथ डले। इस पूरे प्रोसेस में जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और तकरीबन शाम 4 बजे जाके इख्तिताम पजीर हुआ, किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हुकूमत की जानिब से किसी वोट पे किया गया, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किसी किस्म का कोई एतराज़ दाखिल करवाया। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वोटिंग का अमल ख़त्म होने के बाद इस वक्त अंदर गिनती का अमल शुरू हो चुका हुआ है और पंजाब असम्बली में सेनेट की इन 5 नशिस्तों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब है, जो कि गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर यहाँ पर ऐलान जो है गिनती करके ऐलान करेंगे। इससे पहले पंजाब की 12 नशिस्तों पर आज जो 5 नशिस्तें छोड़ के बाकी जो 7 नशिस्तें हैं वो तमाम के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला जहाँ से मुंतखब हुए थे, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद में परवेज़ रशीद थे, आहद चीमा थे, उनके अलावा नासिर भट्ट थे, जबकि नासिर भट्ट के साथ साथ यहाँ से तलाल चौधरी भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि दूसरी जानिब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके राजा नासिर अब्बास और आहद हामिद खान जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अब तो ये की जा रही है कि कुछ देर तक जब गिनती मुकम्मल होगी तो बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया जाएगा कि यहाँ पर जो है जीतने वालों की क्या पोजीशन रही। लेकिन अब तक ये गालिब इम्कान है कि हुकूमती इत्तेहाद एक वाज़ेह अक्सरियत से ये पांचों नशिस्तें जीत सकता है। वाज़ेह अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद का नजारा है। थैंक यू सो मच ख्वाजा नसीर। संजय साधवानी हमारे साथ सिंध असेंबली से मौजूद थे और पंजाब असेंबली का अहवाल ख्वाजा नसीर बता रहे थे। अब केपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक केपी असेंबली में 9 मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए। स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इंतजामात नहीं किए, लिहाजा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। 9 मुंतखब अरकान के हलफ लेने तक केपी में सेनेट इलेक्शन रोके गए। फैसला आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 2 सफ़ात पर फैसला ये तहरीर किया था। इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम अरकान के दस्तखत भी हैं, तो बाकी असम्बलियों में बशमूल कौमी असम्बली वहाँ तो इंतखाबात हुए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नहीं हो सके हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ अपोजिशन की दरख्वास्त पर इंतखाबात मुलतवी किए। इलेक्शन कमीशन का जो तहरीरी फैसला था वो आपको बताते हैं। उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में क्योंकि 9 मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ पे सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए जो इंतजामात नहीं किए थे, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था और 9 मुंतखब अरकान के हल्फ लेने तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रोके गए हैं और ये फैसला जो है आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत किया गया है। और जाहिर है जब बाकी सूबे हैं वहाँ पर तो इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया, इलेक्टोरल कॉलेज वहाँ पर मुकम्मल था, लेकिन केपी में सेनेट के इंतखाबात ना होने की एक जो मुश्किल आएगी वो ये आएगी कि जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा तो इसमें इशू बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केपी में जो सीएम है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, वो ये कहते हैं जी गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं लेने देंगे। और सीएम केपी ये भी कहते हैं कि मीडिया से उन्होंने जो गुफ्तगू की, कहते हैं मखसूस नशिस्तें किसी और को कैसे दी जा सकती हैं, हम लड़ेंगे और अपना हक जो है वो हासिल करके रहेंगे। जब ऐसे में जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने भी, जो केपी असेंबली के हैं, उन्होंने भी बयान दिए हैं और उनका ये कहना है डॉक्टर इबाद ने कि जो हुकूमत की ये हठधर्मी है और हुकूमत के इक़दाम की वजह से ही सूबे में सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। साथ उन्होंने वज़ीर आला और स्पीकर इलेक्शन कमीशन के और कानून और आइन को नहीं मानते, उन्होंने ऐसा भी कहा। तो क्या कह रहे थे अपोजिशन लीडर, आपको सुनाते हैं।
अफसोस है कि आज पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे। बदकिस्मती से इस सूबे में जो फेडरेटिंग यूनिट है इस सेनेट इलेक्शन में, और इसमें इलेक्शन नहीं हो रही हुकूमत की हटदर्मी की वजह से। हुकूमत अपना जो रोल है वो प्ले नहीं कर रहा, और साथ साथ स्पीकर साहब जो है वो भी स्पीकर के बजाय इमरान खान के टाइगर बन चुके हैं, और साथ साथ सीम साहब भी टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। फर्स्ट डे से कहा था कि ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, लेकिन आज कस्टोडियन ऑफ द हाउस गायब भी है, और उस हाउस को किसी अजनबी के हवाले किया गया था। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। सो ओवरऑल जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, केपी में क्या इशू है, इस सब पर भी बात करेंगे, अपडेट्स आपको देंगे, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे अभी इसके रिजल्ट आना बाकी है। आगे बढ़ते हैं और साइफर केस की समाअत के हवाले से आपको आज की अपडेट दे देते हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की अपीलों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने खत मौसूल होने का तस्करा किया, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमें खत मौसूल हुए हैं और इसमें समाअत की ताखीर की यही वजह थी। लेकिन बुनियादी तौर पर जी इसी खत के हवाले से मजीद भी कहा चीफ जस्टिस ने। हुसैन अहमद चौधरी से जान लेते हैं। हुसैन अहमद चौधरी, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए। साइफर केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने गवाहों की हद तक दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, और जब समाअत एंड हुई है तो उस दौरान चीफ जस्टिस ने जो खत मौसूल हुए थे, खतूत मौसूल हुए थे हाई कोर्ट को, उनका हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तमाम जजेस को मशकूक खतूत जो है वो मौसूल हुए हैं। खतूत में इंथराकिस का बताया गया है, और खतूत में बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यही वजह थी कि आज डिवीजन बेंच के बैठने में ताखीर हुई, क्योंकि गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि 1 बजे समाअत जो है वो शुरू की जाएगी, लेकिन आज तकरीबन 2:15 बजे 1 घंटे की ताखीर से समाअत शुरू हुई थी। उस हवाले से चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत आगाह किया है कि हमें जो खत मौसूल हुए हैं, धमकी दी गई है बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आज की समाअत इसी वजह से ताखीर का शिकार हुई है। मजीद समाअत साइफर केस की कल तक मुलतवी की गई है, ताहम जो खतूत मौसूल हुए हैं उस पर इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम को फौरी तौर पर हाई कोर्ट तलब कर लिया गया है। जी अच्छा हुसैन, हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि आज जब ये तमाम तर मामला हुआ तो चीफ जस्टिस समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को जो मशकूक खत मौसूल हुए, और इसके बाद फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि पुलिस के आला हुकाम को तलब भी कर लिया गया है, और एक जज के स्टाफ ने जब खत खोला तो उसमें एक सफूफ था। इस्लामाबाद पुलिस के माहिरीन की टीम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, और खत में डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। अब हाईकोर्ट के जजेस को अरसाल किए खतूत में रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून का नाम दर्ज है। तो इसी पे भी हम हुसैन अहमद चौधरी से भी बात कर लेते हैं। हुसैन, ये बताइए ये तमाम तर वाक़या क्या है? जी देखिए, साइफर केस की समाअत जो है वो जारी थी, और उससे कबल ही ये खतूत जो है वो सामने आई थी, क्योंकि 1 बजे समाअत होनी थी, लेकिन 2:15 बजे ये समाअत जब शुरू हुई तो उसके बाद समाअत जारी थी। तो उस दौरान जो है वो अदालती स्टाफ की जानिब से, दूसरी जो अदालत है उसकी अदालती स्टाफ की जानिब से हमें बताया गया कि एक मुख्तलिफ जो खतूत हैं वो हाई कोर्ट को मौसूल हुए हैं। बाद में पता चला कि तमाम जो 8 जजेस हैं जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उनको ये मशकूक खतूत जो है वो मौसूल हुए हैं, और जो भेजने वाला है उसने अपना एड्रेस नहीं लिखा था, उस पर जो नाम है वो लिखा हुआ है रेशम अहलिया वकार हुसैन। जो फुटेज है वो ARY न्यूज़ को मौसूल हुई है। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि जो खत की कापी है उस पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि खत जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम जो है वो भेजा गया है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, और जो एक्सपर्ट हैं पुलिस के वो हाई कोर्ट में मौजूद हैं और बाकायदा तहकीकात में मशगूल है। अब इसमें तो बाकायदा जो है वो तहकीकात हो रही है। हुसैन अहमद चौधरी आप अपडेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से इलेक्शन का जिक्र करते हैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन केपी का मामला थोड़ा डिफरेंट है। सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर केपी असेंबली में सेनेट के इंतखाबात मुलतवी किए,
और इलेक्शन कमीशन का जो तहरीरी फैसला है वो ये बताता है कि केपी असेंबली में 9 मुंतखब अरकान से हलफ न लेने पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी है। अब आगे जाकर ये मामला मजीद कितना पेचीदा हो सकता है, जबकि हमने वजीर आला केपी की भी गुफ्तगू सुनी। वो ये कहते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स को जो कि गैर मुताल्लिका है उसे वोट नहीं लेने देंगे। इस बात का उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दो टोक तरीके से ऐलान किया और कहा कि मखसूस नशिस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती, ये हमारा हक है और इसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये पूरा एक सिनेरियो बना जिसकी वजह से आज केपी में सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन एक सूबे का जब इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो तो उसका इम्पैक्ट क्या बनेगा। बाकी ज़ाहिर सेनेट में जब इंतखाब होना है, इलेक्शन होना है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। एब्सोल्युटली। अब जो अपोजिशन अरकान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, उस ख़त में इस्तदा की गई कि क्योंकि मखसूस नशिस्तों पर उनके 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, जब तक वो हल्फ नहीं लिया जाएगा तब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हो सकता, तब तक सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इसी हवाले से आपको मजीद भी हम अपडेट्स दें। और असद कैसर साहब ये कहते हैं कि 5 जमातों के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की जानिब से ये बयान सामने आया है। पार्टी अभी शुरू हुई है, ईद के बाद अवामी राब्ता मुहिम का आगाज होगा, अवाम को निकालेंगे। मजीद क्या कह रहे हैं असद कैसर, सुन लेते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आप आज एक और सरप्राइज देखेंगे कि आज हम एक बड़ा अलायंस बना रहे हैं। 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जमात इस्लामी है, अशरफ जही साहब की पार्टी है, अख्तर बेंगल साहब है, MWM है और हम हैं इंशाल्लाह। तो पूरे मुल्क में अवामी राबिता मुहिम शुरू करेंगे ईद के बाद। और इस वक्त जो मुल्क का हाल है इसके खिलाफ जो है ना मोबिलाइज करेंगे और अवाम को निकालेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये मुल्क चलेगा तो कानून और आइन के मुताबिक चलेगा, आइन और कानून की मारवा किसी चीज को नहीं मानेंगे। जी, आज ऐवान बाला यानी कि सेनेट के हुए इंतखाबात और 30 नशिस्तें थी जिनमें 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। ऑल्डो के 18 उम्मीदवार तो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे और 59 उम्मीदवारों के दरमियान ये मुकाबला था। सुबह 9 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद 4 बजे जो है पोलिंग का इख्तिताम हो चुका है। बैरिस्टर सैफ जो है अब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा ये बताइएगा, जो आज हमने मंजर देखा सेनेट में पे तमाम सूबों में पोलिंग हुई, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल था, केपी का नहीं था, उसकी एक अलग ज़ाहिर टेक्निकलिटीज़ है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, अपोजिशन की दरख्वास्त थी। इसके आप देखते हैं जी क्या केपी पे क्या असरात पड़ेंगे और आने वाले जो सेनेट के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है उस पर क्या असरात पड़ेंगे? हेलो जी बैरिस्टर साहब। जी थैंक यू। देखें, जहां तक केपी में इलेक्शन के अल्तवा का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि यकीनन सेनेट का अमूमी इलेक्शन तो इससे मुतासिर होगा और इसके बाद जो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है वो भी उस वक्त तक नहीं हो सकेगा जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो। और खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी भी जो है वो अब नहीं रही, मुकम्मल नहीं है, इसलिए ये भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर इसकी वजूहात देखी जाए तो मेरे ख्याल में वजूहात और कराइन जो है वो इशारा सिर्फ और सिर्फ एक ही इदारे की तरफ कर रहे हैं जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसने आइन की कुछ इस तरह की तशरीह की और कवानीन की कुछ इस तरह की तशरीह की है जो तशरीह से ज़्यादा एक इख्तिरा है, यानी इंटरप्रिटेशन नहीं है, इनोवेशन है। और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उन्होंने वो तमाम सीटें जो हमें मिलनी चाहिए थी वो हमारी मुखालिफ अपोजिशन पार्टियों में तकसीम कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कवानीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये स्टेलमेट अगर पैदा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ही के नतीजे में पैदा हुआ है उनकी पॉलिसी से, और अगर वो उसमें अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील करके कानूनी मौक़िफ़ इख्तियार करें तो ये मसला आज ही हल हो जाता। तो बैरिस्टर साहब ये सिचुएशन कितने मजीद प्रोलॉन्ग हो सकती है? आप लोग क्या कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से? फिर देखें, हमारे पास तो अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि हम अदालत से रुजू करें, क्योंकि कानून की जिस तरह की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने करके ये मखसूस नशिस्तें हमसे लेकर हमारी मुखालिफ पार्टियों में तकसीम कर दी हैं, तो अब हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि हम अदालत में जाएं, और हम अदालत में जा चुके हैं। अदालत के फैसले का इंतजार है, उम्मीद रख रहे हैं कि अदालत आईन और कानून के मुताबिक फैसला करके इस मसले का हल निकालेगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा तो यकीनन हम उसको मानेंगे, चाहे हम उससे खुश हों या खुश ना हो।
बहरहाल वो अदालत का फैसला होगा और हमें उसको तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि अदालत हमारे हक में फैसला करेगी। और जो इसका बुनियादी फैक्टर बना बैरिस्टर सैफ साहब, जो कहा गया कि जी आपने जिस जमात के साथ अलायंस किया उसके अपने खुद सरबराह जो हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पर लड़े, तो क्या ये टेक्निकलिटीज आगे भी आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं? देखें, अगर हम टेक्निकलिटीज में जाकर कानून की तशरीह करें तो सबसे पहली टेक्निकलिटी तो फिर ये आएगी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को भी फॉर्म 47 की बुनियाद पर कि इनके फॉर्म 45 में वोटों की तादाद और फॉर्म 47 में वोटों की तादाद देखकर इनको तो घर में बैठना चाहिए, इनको वजीर आजम और वजीर आला की कुर्सी पे नहीं होना चाहिए। तो लेट्स इग्नोर दोज टेक्निकलिटीज, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हमने बिल्कुल वक्त पर तमाम इकदाम किए और इलेक्शन कमीशन को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ऐसे फैसले करने चाहिए थे जिससे ये मामला चलता, ये अमल चलता रहता और इसमें रुकावट ना आती। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन तुली हुई है इस बात पर कि उन्होंने ऐसे फैसले करने हैं कि जिससे तसलसल और जो एक मुफाहिमत की फिजा है वो मकदूर होती चली जाए और मुजाहिमत और टेंशन की फिजा आए। आज भी जो हुआ मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था, इलेक्शन हो जाना चाहिए था, और अगर मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन अपनी इस जिद पे ना अड़ी रहती तो शायद आज ये मसला हल हो चुका होता और आज सेनेट मुकम्मल हो चुकी होती। तो अब हमारे पास, मैं जैसे दोबारा रिपीट करूंगा कि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू रिजॉर्ट टू द कोर्ट, और कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा तो उसकी रोशनी में फिर आगे मामला चलेगा। ठीक है, बैरिस्टर साहब साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, इससे पहले हम जो साइफर केस की समाअत के हवाले से बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने, हाई कोर्ट ने उसमें खतूत मौसूल होने का तस्करा किया था और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम तमाम जजेस को खत मौसूल हुए हैं और खतूत में एंथ्रैक्स का बताया गया है। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फिर यह भी कहा कि आज की समाअत में ताखीर की एक वजह यह भी थी। अब ऐसे में जो जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत से CTD के हवाले जो है ये कर रहे हैं। हुसैन अहमद चौधरी से हम बात करते हैं। हुसैन अहमद चौधरी, जरा बताएं अब तक क्या कुछ हुआ है, और ये भी खबर है कि खत खोलने वाला जो अमला था उसकी आंखों में सोजिश की शिकायत भी है। जी देखिए, जो अदालती स्टाफ है, चूंकि खत तो पहले उनके पास मौसूल होता है, वही उसको खोलते हैं और उसके बाद जो है वो खतूत जो है वो आगे जजेस तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये इब्तदाई मरहला जो था उसी पर ही जो है ये बात सामने आई। स्टाफ ने जब खत खोला तो उसके अंदर जो है वो सफूफ था और अदालती स्टाफ जो है उनका कहना था कि खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई और उसके बाद मुतासरा जो एहलकार थे उन्होंने फौरी तौर पर जो हिफाजती इक़दाम हैं वो किए हैं और सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल किया है और मुंह और हाथ जो है वो धोए हैं। अदालती स्टाफ का ये कहना था कि खत में मौजूद जो मतन था उस पर लफ्ज एंथ्रैक्स जो है वो लिखा हुआ था और उसके बाद जो है उन्होंने जो दीगर हाई कोर्ट की जो इंतजामिया है उनको आगाह किया और इसी तरह फिर बाकी जो जजेस हैं उनके भी अमले ने जब चेक किए तो उनके पास भी जो है वो ये खत इसी तरीके का खत निकला जिसमें सफूफ था। हुसैन, बहुत शुक्रिया। और एक और आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी और MQM के वोट की बदौलत फैसल वाडा सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। फैसल वाडा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट उनकी वजह से हटा दिया और पीपल्स पार्टी ने इस बात की हामी भी भर ली थी कि हम वोट देंगे फैसल वाडा को, और MQM और पीपल्स पार्टी के वोट की बदौलत फैसल वाडा अब जनरल नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं सेनेट की और यूं वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तो सिंध की जनरल नशिस्त पर फैसल वाडा बतौर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जनरल नशिस्तों पर जी पीपल्स पार्टी और MQM के वोट की बदौलत उन्हें ये सीट मिली है। अच्छा, इसके अलावा इसहाक डार जो हैं वो भी कामयाब हो गए हैं। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार हुए हैं कामयाब और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के वो नामजद उम्मीदवार थे और अब वो भी कामयाब हो चुके हैं। इसके साथ साथ जनरल नशिस्तों पर PP के काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, दोस्त अली कामयाब हुए हैं और जनरल नशिस्त पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आमिर चिश्ती भी कामयाब हो गए हैं। और इसके साथ साथ फैसल वावडा जो है वो भी आज़ाद जो है वो हैसियत में इस वक्त कामयाब हो गए हैं। और साथ ही आपको बताएं, टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरमद अली कामयाब हुए हैं। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के जमीर घुमरो कामयाब हुए हैं। खवातीन की नशिस्त के लिए कुरतुलैन, एनी मरी और रुबीना कायम खानी कामयाब हुई हैं।
और अक़लियती नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पुंजो मिल कामयाब हुए हैं। तो ये हमें सिंध से नतीजा सामने आ रहा है, जिसमें टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरमद अली कामयाब, सिंध से टेक्नोक्रेट की एक और नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के जमीर घुमरो कामयाब, खवातीन की नशिस्त के लिए कुरतुलैन, एनी मरी और रुबीना कायम खानी कामयाब, जबकि अक़लियती नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पुंजो मिल कामयाब हुए हैं। अच्छा, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, इसहाक डार कामयाब हुए, कितने वोट्स उन्होंने हासिल किए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर सेनेटर इसहाक डार अब ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। कुल 322 वोट थे, जिनमें से 310 पोल हुए। इसहाक डार ने 224 वोट हासिल किए, जो हुकूमती इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार थे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता राजा अंसर महमूद ने 81 वोट हासिल किए हैं। जबकि सेनेट की जो इस्लामाबाद से जनरल सीट है, उस पर इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है और वहां पर भी हुकूमती इत्तेहाद के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं राना महमूद हसन, उनको वाज़े अक्सरियत हासिल है। ताहम नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। अब तक जो असेंबली ज़राए उन्होंने तस्दीक की है कि इसहाक डार अब ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। वो 224 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। जी ठीक है, इसहाक डार की कामयाबी के हवाले से बता रहे थे हमारे नुमाइंदे, सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं और इसहाक डार हुकूमती इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार थे। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे उम्मीदवार, जो इतने मतलूबा वोट हासिल नहीं कर सके। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो मजीद बात भी करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अब नताइज आना शुरू हो गए। कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ है, कितने वोट हासिल किए, ये सिलसिला जारी है। ये अपडेट्स भी हम आपको फराहम करते रहेंगे। कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से फैसल वाडा खड़े हुए थे सेनेट इलेक्शन के लिए, वो कामयाब हो गए हैं। इसहाक डार टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और जरा जिक्र करते हैं कौमी असम्बली का। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। स्पीकर की जानिब से उमर अयूब खान को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर करने के बाद कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का मरहला मुकम्मल हो गया है। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि अक्सरियत और हुकूमत पीटीआई की होनी चाहिए थी। फॉर्म 45 की जगह 47 वालों की हुकूमत बना दी गई। बदकिस्मती से हुकूमत आईन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा कि उस चीज़ को नॉमिनेट किया बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन। और आज स्पीकर साहब का भी और उन्होंने बाकायदा स्क्रूटनी करके और नोटिफाई कर दिया है। हमारा वही स्टैंड है जो पहले दिन से था, और वो ये था कि फॉर्म 45 के जरिए हमारे 180 लोगों के। चले आपको अभी सिंध असम्बली लेकर जाते हैं, जहाँ पे इस वक्त अनाउंसमेंट हो रही है रिजल्ट्स की। नदीम अहमद भट्टो। सिंध असम्बली के आपको हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं और जहां पे आज जो है सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई है और सिंध में हुक्मरान जमात जो है वो इस वक्त वाज़े जो है बरतरी हमें लेती नज़र आ रही है। सिंध असम्बली के मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आज यहाँ पर वोटिंग हुई। सुबह 9 बजे आगाज हुआ वोटिंग का, 4 बजे तक पोलिंग जारी रही। अब ऑफिशियली तौर पर नताइज का ऐलान किया जाना है। और इससे पहले हमने देखा कि सिंध से जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनमें फैसल वाडा भी शामिल हैं, जो जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए। उन्होंने पीपल्स पार्टी और MQM से वोट हासिल किए हैं, उसकी बदौलत वो यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पर वोट पड़े हैं, उनके भी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और साथ ही जनरल नशिस्त पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के आम चिश्ती, जनरल नशिस्त पर PP के काजिम शाह अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, दोस्त अली कामयाब हुए हैं।
एब्सोल्युटली। इससे पहले हम बात कर रहे थे जो ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज बयान दिया है, इसी पे अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर गुमन से। खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत का एहतसाब और गलत पॉलिसी सामने लाएंगे। सियासी तनाव जो है आप आने वाले दिनों में बढ़ते हुए तो देख रहे हैं, अब इसके असरात ऐवान में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक तो सबसे पहले ये काफी खुशाइन डेवलपमेंट है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये लीडर्स का अपोजिशन की तैनाती का मामला, क्योंकि इस हवाले से एक सादा सा असूल है, वो ये है कि जो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर जिस भी शख्स के पास अक्सरीती सपोर्ट मौजूद होती है उसने एक ही काम करना होता है, अपनी हमायत में मेजॉरिटी के साइन करवा के वो स्पीकर ऑफिस में जमा करवाने होते हैं और स्पीकर ऑफिस में तस्दीक करनी है कि ये जो जिन लोगों ने साइन किए हैं क्या ये सही है, और उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनाती हो जाती है। चलें, देर आए दुरुस्त है, ये काम हो गया है और कम से कम हाउस मैं समझता हूँ कि उसकी जो कम्प्लीशन है नेशनल असम्बली की वो आज हुई है, क्योंकि दुनिया का कोई भी जो लेजिस्लेचर होता है वहाँ पे जो अपोजिशन के बगैर या लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर हाउस की कम्प्लीशन नहीं होती। अच्छी बात है। बाकी आपका सवाल ये कि क्या इससे जो है जो हाउस की वर्किंग के ऊपर ये जो मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी तनाव मौजूद है उसके हल के अंदर कोई मदद मिलेगी, मैं नहीं समझता। इससे मजीद सख्ती आएगी। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जब लीडर्स अपोजिशन आप मुकर्रर हो जाते हैं तो आपके पास जो है अनलिमिटेड टाइम होता है बोलने का, जो है स्पीकर के ऊपर ये लाजिम होता है कि आपको अनइंटरप्टेड टाइम दे, जितना मर्जी आप बोलना चाहते हैं हाउस के अंदर वो बोलें। और जिस तरह आज उन्होंने देखा कि उमर अयूब ने बात की कि हमारा जो बुनियादी नुक्ता है वो हमारी जो जदोजहद है फार्म 45 और 47 का जो मामला है उसको हम हाईलाइट करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हाउस के अंदर हम अब ये पोजीशन ले ली है और बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमत के ऊपर नजर रखना, हुकूमत की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाना। एक और डेवलपमेंट हुई है कि पीटीआई ने दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला किया है। ये हिकमत अमली उनकी कितनी मौसर साबित होगी? इलेक्शन के वक्त भी ऐलान हुआ था, इस दफा क्या डिफरेंट है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो ग्रैंड अलायंस की हम बात सुन रहे हैं इसका जो है ज्यादा हमें पता चलेगा ये ईद उल फितर के बाद, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने अनाउंस किया हुआ है वो एक अपने मज़ाहमती तहरीक जो है शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बात की हुई है कि जनाब आला जो है रमजान के बाद वो सड़कों के ऊपर मौजूद होंगे और जो कॉम्प्रेस जमातें हैं खासतौर पर बलोचिस्तान की और सिंध की वो भी जो है इंतखाबी दामली के हवाले से एक तहरीक का हिस्सा बनने का उनका प्लान है। तो बुनियादी तौर पर ये जो ग्रैंड अलायंस है उसका मकसद जो अभी तक हमें समझ आई वो यही है कि इंतखाबी दामली के हवाले से आवाज़ उठानी है और वो जो फार्म 47 और 45 वाला मामला है उसको हाईलाइट करना है। अब वो कितनी हद तक कामयाब होंगे वो ज़्यादा मेरे ख्याल में इन्हिसार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की जो वर्किंग रिलेशनशिप है इस हवाले से वो कितनी बेहतर होती है, क्योंकि ज़ाहिर है मौलाना साहब के पास अपना एक जो है एक पावर बेस मौजूद है। आपको पता है उनके काफ़ी जो लॉयलिस्ट हैं वो हर जो है वो जितना मर्जी मौसम सख्त हो वो उनके साथ मौजूद रहते हैं और वो इस तरह की जो पहले भी मूवमेंट्स कर चुके हुए हैं, धरने शुरू किए हुए हैं, उन्होंने माजी के अंदर भी इस तरह का काम किया है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये अगर ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तहरीक इंसाफ वाले और मौलाना साहब तो इनके कारकुनान मिलके एक अच्छी पावरफुल जो है तहरीक जो है हुकूमत के खिलाफ शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ईद के बाद पता चलेगा, लेकिन जाहिर है एक इशू है जो इंतखाबात के हवाले से और उस हवाले से ये ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है। चलिए ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच खावर, आप हमारे साथ और सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। और जाहिर अब देखना ये कि सेनेट इंतखाबात के बाद सियासी मंजरनामा मजीद क्या तब्दील होता है। एब्सोल्युटली। अब एक और अहम बयान जो ख्वाजा आसिफ ने भी दिया है, उनका कहना था कि मीडिया और जज जो आज बोल रहे हैं जब नवाज शरीफ पर पहाड़ टूट रहे थे तो उस वक्त ही कहाँ थे? 2018 में लोगों के ज़मीर कहाँ थे? शौकत सिद्दीकी और फैज़ाबाद धरने के वक्त ज़मीर कहाँ था? क्या ये ज़मीर नया इम्पोर्ट किया या किसी से लिया है? क्या कह रहे थे ख्वाजा आसिफ, आपको सुनाते हैं।
साहिबान बोल रहे हैं, मीडिया जो बोल रहे हैं, ये कहाँ था जब मियां नवाज शरीफ के जो है पहाड़ टूटे? क्या उस वक्त जो है 2018 में या 19 में या 2017 में जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, उस वक्त लोगों का ज़मीर सोया हुआ था? जब शौकत सिद्दीकी को बलि चढ़ाया गया, उस वक्त इनका ज़मीर कहाँ पे था? जब फैजाबाद धरने का फैसला आया, उस वक्त इनका ज़मीर कहाँ पे था? पहले कुछ ज़मीर इनके पास नहीं था। कोई नया इन्होंने कोई इम्पोर्ट किया या उधार लिया है, तेरे को ले आया या मेरे को ले आया, किसी को ले आया नहीं। जिनको अल्लाह ताला ने ताकत के साथ, इख्तियारात के साथ नवाजा होता है, उनको जो है ना, वो अपनी इज्जत आबरू का जो अल्लाह की नेमतें हैं उनका पास करना चाहिए। अपने रवैये जो है ना, उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उनमें तवातर होना चाहिए। ये नहीं कि मौसमों के हिसाब से उनके रवैये बदलते रहें। मुल्क में जो है बिजली चोरी, टैक्स चोरी, गैस चोरी जो है, ये इश्यूज़ हैं। ये इश्यूज़ हैं जिससे आपकी, मेरी और आम आदमी की, मेरी आपकी तो चली नहीं, लेकिन आम इंसान की जो है ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। डायलॉग की ज़रूरत है, माबैन मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें डायलॉग की ज़रूरत है। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। एक बार फिर आपको कहेंगे शाम रमज़ान में खुश आमदीद। गो के आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और अभी आगाज़ ही हुआ है इसका, लेकिन अभी आपको हम खबर दे रहे हैं कि ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा 9 अप्रैल को। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में इजलास होगा। जाहिद मशवानी से मजीद जान लेते हैं। जाहिद बताइए। बिल्कुल, रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया गया है और इस इजलास की सदारत जो मरकजी चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद है वो करेंगे। इस्लामाबाद में मरकजी कमेटी का इजलास होगा और जोनल कमेटी के इजलास अपने अपने मकामात पर होंगे। और ईद उल फितर के चांद के हवाले से मरकजी कमेटी को तमाम जोनल कमेटियाँ भी अपने अपने जो वहाँ से चांद के हवाले से इतलात होंगी उन्हें आगाह करेंगे और मरकजी कमेटी फिर ईद उल फितर के हवाले से बाकायदा तौर पर इसका ऐलान करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद। अब मईशत से जुड़ी खबर आपको देते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है और रवा साल माशी शरह नमू 3.5% हदफ के बजाय 1.8% रहने की पेशगोई भी कर दी है। महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की GDP अगले 3 साल 3% से कम रहने की पेशगोई की है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद महंगाई में कमी का इंहिसार पायदार माली इस्तेहकाम पे है। अब मुख्तलिफ शोबों को सब्सिडीज, ग्रांट्स, कर्जे मईशत को मुतासर कर रहे हैं। IMF की शराइत पर अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है। इस सब पे अब हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे खुरम शहजाद जो कि माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। खुरम अस्सलाम वालेकुम। ये आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो परेशान कुन बात है वो ये कि अगले 3 साल में जो हमारा ग्रोथ रेट होने जा रहा है इट्स गोइंग टू बी 3 और लेस देन 3। ये कितनी वरीसम बात है? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ ही है क्योंकि महंगाई की शरह जो है काफ़ी सालों से, अब 3-4 साल 5 साल हो गए इनफैक्ट, महंगाई की शरह जो है वो ग्रोथ से ऊपर रह रही है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है अगर काफ़ी वक्त तक ऐसा हो, क्योंकि अगर महंगाई की शरह ज़्यादा होगी और ग्रोथ कम होगी तो इसका मतलब ये है कि लोगों की गुर्बत में इजाफा हो रहा है और उनको रोजगार के मौके कम मिल रहे हैं या उनकी जो आमदन है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही और उनके खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि महंगाई ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है। तो ये जो है, ये फिनोमिनन जो है, इसे हमें समहाउ कंट्रोल करना है जिसमें ग्रोथ इम्प्रूव हो जाए और महंगाई में कमी हो, ताकि जो गुर्बत के मामला हैं, वैसे भी 39-40% तक जो है वो गुर्बत की लकीर से लोग नीचे आ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी तरह से महंगाई को कम करने की कोशिश करें और ग्रोथ को बढ़ाएं ताकि लोगों की आमदन में इजाफा हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो और ग्रोथ आए इकॉनमी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो मजीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाते रहेंगे, खर्चे ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ कम होगी। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है जो हमारा भी होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक हमें क्या जो है पॉइंट आउट करे, ये तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी जो मैसेज है इनकी ग्रोथ को बढ़ाएं। और वो इसी तरह से हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट हो और जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो, ताकि इन्वेस्टमेंट के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ग्रोथ हो और हम जो है वो इस महंगाई के चुंगल से बाहर निकलें।
जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है उसको देखते हुए आवाम को रिलीफ तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब ऐसे में जब IMF कह दे जी कि मुख्तलिफ शोबों को जो सब्सिडीज़ हैं, ग्रांट्स हैं, कर्जे मईशत को मुतासर कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट भी यही बता रही है, तो क्या हुकूमती इकदाम हो रहे हैं इस सिलसिले में कि इस मसले को हल किया जाए और जो इकदाम लिए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि पिछले 6 महीने में स्टेबलाइजेशन आई है इकोनॉमी में। जो 6 से 7 या 8 महीने पहले जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें महंगाई में आपको इजाफा नज़र आ रहा है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता महंगाई जो है वो उसमें कमी होना शुरू हो जाएगी और हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आपको पता है वैसे ही महंगाई में इजाफा होता है, लेकिन अच्छी बात ये जो नंबर्स आए हैं इसमें जो महंगाई में है वो बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। ये कह लें कि इतना ज़्यादा कमी भी नहीं है, लेकिन एक तरफ स्टेबलाइजेशन आ रही है। स्टेबलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपको ग्रोथ को जो है वो कम करना पड़ता है, क्योंकि इम्पोर्ट्स आपकी बढ़ जाती है, फिर डॉलर में इजाफा होता है, उससे महंगाई मजीद बढ़ती है। स्टेबलाइजेशन जो लानी थी 6 महीने में वो काफ़ी हद तक आई है। अब हमें यहाँ से आगे देखना है कि हम कैसे बिजली की कीमतों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो पेट्रोल की कीमतों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे रुपए को स्टेबलाइज मजीद कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट को ग्रो करा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर से भी और अंदरूनी इन्वेस्टर से भी, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लगे, और कैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे कर सकते हैं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको कैसे नीचे लाया जा सकता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स भी हैं, जिसके अंदर जो है बिजली की कीमतें भी हैं, यूटिलिटी की कॉस्ट भी है, जिसके अंदर जो है वो टैक्सेस भी हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता कम करें और फॉर्मल सेक्टर से बर्डन हटा के इनफॉर्मल सेक्टर को साथ में लेकर आएं और उन पर थोड़े से टैक्सेस लगाएं, ताकि एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस हो और कर्जों में जो आपके शरह सूद है उसमें कमी हो, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो महंगाई में भी कमी आना शुरू हो, और एक्सटर्नल अकाउंट की स्टेबलाइजेशन के जरिए से हम बेहतर एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सटर्नल अकाउंट की स्टेबलाइजेशन होगी तो बेहतरी आएगी, तो मेरे ख्याल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो बेहतरी आना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की मईशत के लिए, उसके लिए पायदार माली इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। शाम रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद। 4 से 6 बजे तक आप और हम साथ होते हैं। आपका फीडबैक हमें एक्स ऐप पर मौसूल होता है, फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ भी मिल रहा होता है, यूट्यूब पे भी आप हमें देख सकते हैं। तो ये जो घंटा है इसमें बहुत सारी ऐसे सेगमेंट्स आपके लिए जो कि ज़ाहिर है एक अवामी इशू भी है और हमारी सेहत से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो मसला है फैसल कराची में साल का, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रमज़ान में शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा लोगों को। वैसे ही लोगों की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, लेकिन इस महीने में जितनी लूटमार की वारदातें हुई हैं और जो मज़ामत पर कत्ल हुए हैं, मज़ामत ना करने पे भी लोग कत्ल हुए हैं, वो बड़ी तशवीशनाक है। रोज़ाना कोई ना कोई CCTV फुटेज आती है, रोज़ाना कोई इस तरह का मामला हम देखते हैं कि जहाँ पे एक शहरी कभी बैंक से वापस जा रहा है, कभी अपने घर की दहलीज पे वो पहुँचा है, कभी कोई फूड राइडर है जो कि डिलीवरी के लिए कहीं जा रहा है, और 2 से 3 लोग आते हैं और सुकून से वारदात करते हैं और चले जाते हैं। कल रात तो एक और बहुत ही भयानक वाक़या पेश आया, नाका लगा के तकरीबन 18 लोगों को लूट लिया गया। मतलब कि ये शहर कराची है, हम ये कच्चे की बात नहीं कर रहे जहाँ पे दूर दूर इलाका सुनसान हो, कोई देखने वाला ना हो। ये कराची शहर है और यहाँ पे नाके लगा के इतने, और उस पर सितम ज़रीफ़ी क्या है? सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब ये लोग गए और उन्होंने कहा कि ये जी पुलिस है ना हमारी मदद करने वाली, पुलिस हमारी FIR दर्ज करेगी, पुलिस उनको ढूंढेगी, पुलिस हमारे दुखों का मदावा करेगी। पुलिस जो है वो आपस में जुरिस्डिक्शन हुदूद की उसमें लड़ती रही है कि नहीं ये हमारी हुदूद है, नहीं हमारी हुदूद नहीं है। तो ये बेचारे किसके पास जाएंगे, किससे जाके बोलेंगे कि हमारी जो लूटमार है उसको रुकवाए कोई? और ज़ाहिर है इस पर जब एक्शन भी लिया गया तो कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ के SHO उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब पुलिस क्या महसूस कर रही है कि उसके पास क्या इख्तियारात हैं इस काम को करने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि कराची में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इस तरह के वाक़यात, एक नहीं कई वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। वज़ीर आला सिंध की बात करें तो मुराद अली शाह ने एतराफ़ कर ही लिया है कि अमन व अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं। निगरान हुकूमत के 6 माह के दौरान हालात मजीद ख़राब हुए। जनवरी और फरवरी में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ और हालात संभले नहीं। देखते हैं क्या कह रहे हैं। आई थिंक विद ड्यू रिस्पेक्ट केयर टेकर गवर्नमेंट में शायद इतनी ज़्यादा धड़ल्ले से लूटमार नहीं हो रही थी जितनी कि अब होती जा रही है। एंड अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट
ये कोई माशी मामला नहीं है जो पिछली हुकूमत खराब करे तो वो रोल ओवर होते 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 आपकी हुकूमत तक आए। अब ऐसे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सजवारी कहते हैं कि हमारे लोगों को मारा जाता रहा और कोई नोटिस नहीं लिया गया तो हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कराची में क्रिमिनल्स जो है ऐसा लगता है वो ईद बनाने आए हैं, इतना कत्ल कहीं और होता तो ऑपरेशन के मुतालबात आ जाते हैं। क्या कह रहे थे वो सुनाते हैं आपको। MQM ने यहाँ पर इसको ये पॉलिटिकल लेवरेज लेने की कोशिश की कि जी हमारे लोगों को मारा जा रहा है, जबकि जो डकैत हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली सबके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो उस पर पॉलिटिकल गेन हासिल करने की आई थिंक यहाँ ज़रूरत नहीं है, एक इत्तेहाद की यहाँ पर ज़रूरत है। कराची में जी स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातें बढ़ी हैं और माह रमज़ान के दौरान अब तक बेरहम डकैत 11 शहरियों की ज़िंदगियाँ छीन चुके हैं और कई घर उजाड़ चुके हैं। तो स्ट्रीट क्राइम्स के जो वाक़यात हुए हैं इसकी रोकथाम और वजूहात जानने के लिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन ने 2 इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील दे दी हैं। अब डकैती कत्ल की वारदातों के केसेस की तहकीकात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी SIU करेगा, जबकि डकैती के दौरान जख्मी होने वाले शहरियों के केसेस की तहकीकात हर जिले के अच्छे तफ्तीशी ऑफिसर करेंगे। अब अच्छे की क्या डेफिनेशन है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। IG सिंध ने अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को सौंप दिया। यानी कि मैं ये समझूं कि पहले मौतली हुआ करती थी और अब अच्छे अफसरान ढूंढे जाएंगे। हाँ वो ये चीज़ है ना। अब ये तमाम तर मामला क्या है, कब इसकी रोकथाम हो पाएगी और अंदर खाने की खबर जानने की कोशिश करते हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ हमारे मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर। नज़ीर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो 11 शहरी जान से जा चुके हैं, ये वो जो रिपोर्ट हुए हैं, वल्लाह आलम के कितने रिपोर्ट नहीं भी हुए होंगे, लेकिन ये जो वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि जी देखिए निगरान हुकूमत में ख़राब हुआ तो फिर इस तरह कुछ आप हमें बता सकते हैं कि निगरान हुकूमत में क्या वाकई ऐसी सिचुएशन इतनी ख़राब थी? रोज़ाना कोई CCTV फुटेज आ रही है, कोई कोई फूड राइडर जो है वो ब्रिज के ऊपर लुट रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। मुराद अली शाह साहब से सिर्फ इतना सवाल पूछा जाए कि जो निगरान दौरे हुकूमत में अमेरिका, लंदन या तुर्की की पुलिस तो नहीं आती, ये वही सिंध पुलिस के अफसरान थे जिनको शफल करके इसको इस साउथ जोन से उस जोन और उसको यहाँ से अंदरूनी सिंध वाले को यहाँ पे थे तो सिंध पुलिस के ही, ये उनके पंजाब पुलिस से भी नहीं बुला के लगाया था। सिर्फ एक सीट ऐसी थी जो IG सिंध की थी जिसमें राजा रिफत मुख्तार को ला कर लगाया गया था और मेरी नज़र में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, क्योंकि उन्होंने बजाय के कराची के जो बेसिक मसाइल हैं अमन व अमान के उसके ऊपर तवज्जो देते तो उनकी तवज्जो शायद दूसरी जानिब रही। रवां साल के जो शुरू के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें अब तक 49 शहरी जो है वो डकैती मज़ामत पर जाबाग हो चुके हैं, 650 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कल 1 अप्रैल को अमजद नामी एक और शहरी को गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह इसको मिलाकर हाफ सेंचुरी ये मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको ये मैं एक डेटा दिखाऊँ कि जो महीने का जिस तरह आखिर होता है ये जनवरी मतलब एक ही दिन में 3 है, उसके बाद आप देखें 21 फरवरी फिर 23 दोबारा से, उसके बाद आप ये देखें 1 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च। तो ऐसे लग रहा है कि कोई इनको दिनों की कैद नहीं है कि एक दिन में 3-3, 4-4 भी मार रहे हैं, 2 दिनों में 7 से 8 भी हो रहे हैं और कई गैप दिया तो 3-4 दिन का ये गैप आया। तो एक और बात, ज़ियाल अंजार साहब और कल कामरान टिसोरी की मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं और ज़ियाल अंजार साहब मिलकर स्ट्रीट क्राइम को कम कर देंगे। हम बतौर क्राइम रिपोर्टर मैं ये कहूँगा और एक शहरी कराची के शहरी होने के हवाले से मैं कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंध पुलिस के मामला में मुदाखलत करना छोड़ दें। इनकी यही मेहरबानी होगी कि पुलिस को सजा और जजा का जो उनको अफसरान को सजा देनी है जो डिक्टेशन दी जा रही है ना पुलिस को, देखें डिक्टेशन दें, नज़र रखें, उनको फैसिलिटीज़ दें, उनको सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना कर दें। उनके जो पेट्रोल का मसला है, ये जो पेट्रोल के पैसे भी कहीं ना कहीं खाए जा रहे हैं, इनकी गाड़ियों का है, धक्का स्टार्ट, ये मोबाइलें, आप उनको वो फैसिलिटीज़ दें जिनकी उनको ज़रूरत है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो उसके ऊपर छोड़ें। जो सूबे का जो IG है, जो कराची का जो एडिशनल IG है, जो जोन के DIGs हैं और जो डिस्ट्रिक्ट के SSPs हैं, आप उनके ऊपर छोड़ें। अगर आप इसी तरीके से SHOs को मुअत्तल करते रहे तो कल को कोई SHO लगने को तैयार नहीं होगा। रिजल्ट क्या है ये जो काउंटर स्टेप लिया था ना कि हम उस इलाके के थाने के SHO को मुअत्तल कर देंगे, 6 आई थिंक अब तक मुअत्तल हो चुके हैं जी। रिजल्ट क्या मिला है इसका? देखें, इसका रिजल्ट ये मिला है कि अब SHO लगने से जो है ना ज़्यादा घबरा रहे हैं और कतरा रहे हैं। होना ये चाहिए कि आप बिल्कुल उसको मुअत्तल करें और ऐसा मुअत्तल करें कि दोबारा वो कम से कम आपके सिंध हुकूमत जब तक आपकी कर रही है काम तब तक वो आपके टेन्योर में ना लग सके।
लेकिन आप जब कोई शहरी उसके जुरिस्डिक्शन में जाबाग होता है डकैती मज़ाहमत पे, तो आप उसको एटलीस्ट 10 दिन का टाइम दें। आप उसको बोलें ठीक है तुम्हारे थाने के हदूद में जाबाग हुआ है, हम आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर आपने इसको पकड़ लिया और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया, यानी कि विद एविडेंस आपने ओरिजिनल मुजरिम को पकड़ लिया, डिटेरेंस तो जब ही आएगा जब आप मुल्जिमान को पकड़ेंगे। अब आपने किया ये कि जैसे ये वाकया हुआ आपने SHO को हटा दिया, वो बटन आ गया नए आने वाले SHO पे, वो पहले ही बौखला गया कि मैं उस थाने में हूँ जहाँ मर्डर केस से पहले SHO हटाया जा चुका है। दूसरा ये कि जो IG सिंध की जानिब से एक अच्छा काम किया गया है हमारी नज़र में भी, कि उन्होंने जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को ये टास्क दे दिया कि कराची में कोई भी शहरी अगर जाबाग होता है तो अब उसका जो किरदार अदा करेगी उनके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में वो SIU करेगी और बाकी 60 डिस्ट्रिक्ट से लिए जाएंगे जो वहाँ के। नज़ीर, ये तो हमने तफसीलन आपने बात बताई, लेकिन जैसे कि वज़ीर आला सिंध भी ये कह रहे थे कि देखें पिछली हुकूमत जो निगरान हुकूमत थी, हालात वहाँ ज़्यादा ख़राब हुए थे, उसका रोल ओवर जो है वो उस धारा जो है हम पर आ रहा है। तो निगरान हुकूमत में जो वज़ीर दाखिला थे सिंध के ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, वो अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हारिस साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारिस साहब, वज़ीर आला सिंध जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जी देखें हालात ठीक है, ख़राब हैं, वो एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये इस वजह से हुआ क्योंकि निगरान हुकूमत की कारकर्दगी जो अमन मान के हवाले से थी ना, वो बहुत ख़राब थी। आप हमें कुछ बता सकते हैं स्टैट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर आपको याद है कि आपके टेन्योर में क्या सिचुएशन थी और अब वो क्या सिचुएशन? देखिए, स्पेशल हमने पूरी कोशिश की कि क्राइम रेट लेके और वाकई क्राइम रेट डाउन हुआ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा फिक्र है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम क्राइम रेट था ना, वो था तकरीबन आपका जाके मई जून में लास्ट ईयर, और उसके बाद अगस्त से लेके जब हमने ये फरवरी तक गए हैं, तो इवन फरवरी में तो ये बहुत 229 पर आ गया था, जो ये इसके मेन इंसिडेंट थे, वायलेंट के इंसिडेंट, जो कि कोई 221 पे था, 200-300 रुपये पे था। इस तरह गाड़ियों की V2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात है। देखिए, इशू ये है कि हाउ टू रिजॉल्व इट। मैं उनका नक्शे नजर है, आई डोंट काउंटर उनको करता, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हम जो जिनको पोस्ट करें उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कराई। नंबर 2 इशू सबसे बड़ा ये है कि जब पकड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन इज वेरी पुअर। हमने नए इन्वेस्टिगेशन लाए, उनको ट्रेन करके, और फिर उनको हमने इंसेंटिव दिया। साथ हमने ये कहा कि जी आप एक कॉलम नया बनाएंगे जिसमें ये डाल देंगे कि ये मुजरिम ने पहले कितनी दफ़ा क्राइम किया। अगर 5 दफ़ा पहले कर चुके, 6ठी दफ़ा जाए नहीं था आधी मुजरिम। प्रॉब्लम ये थी कि जिसको पकड़ते थे, जुडिशरी वीक प्रोसिक्यूशन, वीक इन्वेस्टिगेशन, वो 15 दिन की सजा मिलती थी या 1 महीने की सजा मिलती थी, दोबारा आ गया और इनकरेज हो गया। तो जिसकी वजह से अब ये हमने कम से कम ये सिलसिला शुरू कर दिया कि हर एक के आगे लिखा जाता है कि इसे 2 क्राइम किए, इसे 5 दफ़ा किया है, 5 से 7 साल कैद होनी चाहिए सजा, फिर उसको देखिए कितना डेटरेंट इफेक्ट है। सो ये आपको इन्वेस्टिगेटर टॉप का चाहिए, जो आपके आपके होते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन, और दे हैव टू सिलेक्टेड बेस्ट पीपल। FIR कट गई तो SSP का काम और SHO काम खत्म हो गया, नाउ इट इज जॉब ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन, जो लॉयर्स हैं उनको हमने कहा कि पहले ये जो आप लेकर आ रहे हैं, इसको अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई है आप इसको दोबारा स्टडी करें, कहाँ लकूनाज हैं, कहाँ वीकनेस है, उसको ठीक करें। अच्छा, फिर जाएं। हारिस नवाज साहब, एक चीज़ और भी कही जा रही है कि आपके दौर में जो तबादले हुए, जो तकर्रियाँ हुई, उसको लेके भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और वो भी एक बुनियादी वजह है। सो आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए सदफ, मैं रेस्ट एश्योर, एक तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने टेन्योर में एक भी SHO, DSP, SSP पोस्ट की। इट वाज आई केप्ट इट, लेफ्ट इट टू IGP। इंटरव्यू नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ही इज द वन आई वुड आस्क हिम, और आपसे DIG के आप लोगों का क्या है। सेकंड, दे वर ऑल सिक्योरिटी क्लियर, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को क्लियर किया, उनको हमने पोस्ट किया और उनके रिजल्ट भी अच्छे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये चाहिए कि आप जिस तरह आपके ईद के दिन आए हुए, महीने रमजान का महीना है, आई हैवंट सीन के एक्स्ट्रा पुलिस पेट्रोलिंग करवाएं, वो हॉट स्पॉट्स पर इकट्ठा करें, रेंजर साथ मिल के। रेंजर ने बहुत ही अच्छा काम किया। हमने यकीन करें कच्चे से तमाम डिकॉर्डिस खत्म कर दी, अबडक्शन खत्म कर दी थी, फ्री रैंसम में बगैर हम लोगों को लेकर आ गए थे। नेशनल हाईवे हर वक्त ओपन रहती थी, तो अभी नेशनल हाईवे लोग नहीं जा रहे हैं, वहाँ ड्राइवर जाते नहीं हैं, डर रहे जाते हुए, जो अभी ज़्यादा अबडक्शन शुरू हो गई है। इसके साथ फिर पुलिस और रेंजर्स को चाहिए कि अभी आजकल स्पेशली मगरिब के बाद, इफ्तारी के बाद निकलें, हॉट स्पॉट्स पे जगह पे रहें, नूडल पॉइंट्स पर रहें, अवेलेबल हों,
और उनको जो जितने डिकॉर्ड पकड़े जाते हैं, जो आते हैं, जो जरा भी इनकाउंटर करते हैं मारे उनको। हमने 125 डिकॉर्ड्स मारे थे इनकाउंटर्स के अंदर, 150 के करीब हमने जख्मी किया था, और जो हजारों में तादाद में लोगों को पकड़ के उनको इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया था। आई थिंक ये कीजिए, ब्लेम गेम के बजाय ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। नज़ीर हमारे साथ मौजूद है, साथ ही रहिएगा। हारिस नवाज साहब हमारे नुमाइंदे नज़ीर, ये सही बात है तबादले ऐसे नहीं हुए जिसका मलबा डाला जा रहा है? देखें, जो हर चीज़ों का ना मैंडेट होता है, जो तबादलों का SHOs का जो मैंडेट था वो उसका बाकायदा एक मैकेनिज्म बना हुआ था। जो DIG या DIG को जो SSP 3 नाम रिकमेंड करता था, और उसके बाद फिर उन नामों में से एक नाम सेलेक्ट करके एडिशनल IG जो है बताता था कि इसको SHO लगा दिया। ये तो प्रॉपर उसका एक तरीक़ाकार था, और इम्तिहान पास या उन SHOs को लगाया जाता था जो जिनकी रिकमेंडेशन जाती थी, और उसमें से एक नाम लगाया जाता था। और जिस तरह हारिस नवाज ने बताया कि इस तरीके से उन्होंने अपने टाइम में काम किया, बिल्कुल मैं इससे एग्री करूँगा। लेकिन अगर आप निगरान दौरे हुकूमत में देखें या अभी जो मौजूदा चल रही है, इन तमाम अदवार में सिंध हुकूमत के लगाए गए अफसरान जो अभी भी काम कर रही है, उस वक्त भी रहें, आप चाहे उठाकर आप शीट देख लें, आप तमाम इन अफसरान को देख लें, तमाम वही के वही हैं जो पहले भी थे। और अगर सिंध पुलिस को फ़ाल करना है, मज़ीद मजबूत करना है, तो उसकी आप जो सलाहियत इस्तेदाद है उसको बढ़ाई जाए, ना कि आप उनके ऊपर बैठकर इस तरह अहकाम चलाएं कि अभी हमारे को बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो ज़िया लंजा साहब है वो पावर प्ले का रोल अदा कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे SHO मुअत्तल करने में शायद उनको मज़ा आ रहा है, लेकिन इससे जो है कराची की आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त मुसीबतें और सबूतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। घरों से लाशें कराची वाले उठा रहे हैं। तो जो SHO मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा, इससे आगे का करें, और अगर मुअत्तल करना ही है तो फिर आप SHO से ऊपर भी लेवल पर जाकर एक्शन लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है हारिस साहब, पहले ही आपसे सवाल मैं करूंगा, यही फिर नज़ीर आप बाद में इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि रमज़ान जो है खुसूसी तौर पे उसके हवाले से कोई प्लानिंग जो है लाजमी होनी चाहिए थी। अच्छा, DIG इमरान याकूब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मीनवाइल हम जरा उनसे ही बात कर रहे थे। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। इमरान साहब, ये कराची में क्या हो रहा है? हम रोज़ाना की बुनियाद पे लाशें यहाँ से उठ रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के ख़राब मामलात हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बतौर पुलिस कि ये चीज़ कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रही है? शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो मैं आपकी तफसील कर दूं, मैं एडिशनल IG कराची हूँ, DIG नहीं हूँ। जी प्लीज़। और दूसरी बात ये कि आपने जो बात की, क्राइम के अंदर एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, और ये हाइप वाकई क्रिएट हुई हुई है। सेंसेशनल एक्टिविटी जो हो रही है कि रॉबरी विद मर्डर या रॉबरी विद इंजरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। रमज़ान में तकरीबन 10 के करीब वाक़यात हो गए हैं। मैंने तकरीबन 3 दिन पहले चार्ज लिया और मैंने पूरी सिचुएशन का जायज़ा लिया है। रमज़ान में वैसे भी क्राइम नॉर्मली बढ़ जाता है, हर साल बढ़ता है, क्योंकि इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है ईद की वजह से। उस कॉन्टेक्स्ट में ये वेव भी आती होती है। वायलेंस का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है, और वो मैं उससे इनकार बिल्कुल नहीं करता। हम कुछ गैंग्स पकड़ भी रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन भी हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। कल भी हमारे इनकाउंटर्स हुए हैं। कल 2 वारदातें सेंसेशन हुई थी, उनको फ्लैश किया गया काफ़ी मीडिया में। लेकिन जो 2 गैंग्स हमने इनकाउंटर में पकड़े, कार थेफ्ट वाले पकड़े, कार स्नैचिंग वाले पकड़े, वो शायद नहीं आ सके मीडिया में अभी तक। तो ये इसके अगेंस्ट एक्शन चलता रहता है और ये चलता रहेगा। हमने IOs और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी नए बनाए हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन जो इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्यों हो रहा है, जो आपने बात की जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है जी। इसी पे मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाह रहा हूँ। देखिए, काइनेटिक एक्शन, प्रोएक्टिव पुलिसिंग हम करते रहते हैं, लेकिन जो ये वायलेंस का एलिमेंट आ रहा है, ये बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं। मसलन अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी के अंदर, ड्रग एडिक्शन है, क्योंकि हमारे मुशाहिदे में, तफ्तीश में ये बात सामने आती है कि बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स ये क्राइम करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज ड्रग्स। उनको एहसास भी नहीं होता। इमरान याकूब साहब, इस तरह तो हर चीज़ की ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। बच्चे जो गटर के ढक्कन नहीं होते, जिसपे उस मैन हॉल में गिर के जब मर जाते हैं, तब भी कहा जाता है जी नशे ही ले जाते हैं वो ढक्कन, अब क्या करें, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें या हम ढक्कन लगाते फिरें। मसला ये बताइएगा
कि हम जो देख रहे हैं, अगर आपने कहा कि रमज़ान के महीने में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो क्राइम रेट बढ़ जाता है, लेकिन क्या मुल्जिमान की तादाद भी उसी लिहाज से बढ़ती है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है? वो नंबर्स हमारे सामने क्यों नहीं आता? डेफिनेटली, क्योंकि आपने मुझे एट ए सरप्राइज अभी इंटरव्यू के लिए फ़ोन पे ले लिया है, मेरे सामने फिगर्स नहीं हैं। आपका कोई नुमाइंदा हमसे कांटेक्ट करे। अरेस्ट, अच्छा, इमरान साहब सॉरी टू कट यू, हमारे नुमाइंदे एनकाउंटर्स जो हैं वो भी बढ़ते हैं। हमारे नुमाइंदे नजीर शाह हमारे साथ ही मौजूद है, सो आई विल हैंड ओवर टू हिम नाउ। अच्छा इमरान भाई, मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि सबसे पहले तो मैं आपकी एक सवाल का जवाब दे दूं। जो आपने कहा कि आपने गुज़श्ता 2 से 3 दिन में काम किए हैं, देखें जो कराची पुलिस अच्छा काम करती है वो हम डेली बेसिस पे दिखा रहे होते हैं, जिसका मैं आपको पूरे साल का रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, बल्कि आज तक का भी दिखा सकता हूं कि आज हमने पुलिस ने जो कारकर्दगी जो दिखाई वो हमने चलाई। असल में जब किसी की जान जाती है ना तो वो खबर उन कारकर्दगी से ऊपर चली जाती है। तो एक तो ये मामला, आपके जो इससे पिछले भी मामला हमने देखे, किमाड़ी में जिस तरह आरिफ असलम राव ने बहुत अच्छा काम किया, इरफान बहादुर ने बहुत अच्छा काम किया, तो अच्छे काम करने वाले भी मौजूद हैं। अभी मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब कराची पुलिस की पॉलिसी क्या है? अब अगर कोई SHO लगेगा कैसे लगेगा? और ज़िया लंजार साहब अगर ऐसे ही फायर करते रहे SHOs को तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये आप बताएं प्लीज़। वो ज़िया लंजार साहब, अगर वो आपने जो बात की है उसकी वजाहत तो आप उनसे ही लेंगे। मैं सिर्फ प्रोफेशनल ओपिनियन अपना दूंगा। कराची के 108 थानों में से 25 थाने वो हैं जो मैक्सिमम क्राइम इन्फेस्टेड है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि अगर रीइंफोर्समेंट्स, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, मैन पावर, फाइनेंशियल सपोर्ट जो मेरा काम है देना, उनको देने के बाद ऑफिसर्स को पोस्ट करने के बाद एक रीजनेबल टाइम दूंगा हर थाने में, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ। अगर तो उन्होंने रिजल्ट्स दिए, वेल एंड गुड, नहीं दिए तो वो रोटेट भी होंगे और अकाउंटेबिलिटी भी होगी। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, अब क्योंकि आखिरी अशरा है एंड यू नो दिस वेरी वेल के लोग अब शॉपिंग के लिए निकलेंगे और देर रात तक, कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी, कोई डिफरेंट पॉलिसी अपनाने जा रही कराची पुलिस? देखिए, 2 चीजें हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजी एज सच तो कोई नहीं होती। बेसिकली होता ये है कि वही क्लासिकल टूल्स ऑफ पुलिसिंग हैं, उनको ज्यादा सीरियसली इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी पेट्रोलिंग है तो वो सीरियसली की जाए, इंटेंसिफाई की जाए, रिस्पांस मैकेनिज्म को क्विक किया जाए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनमें ज़्यादा प्रोफेशनल वे में उसको हैंडल किया जाए। जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको चेस किया जाए, उनके घरों के दरवाजे खटखटाए जाएं, डोर नॉकिंग हो ताकि वो भागें या निकल जाएं, डिस्टेबलाइज किया जाए क्रिमिनल्स को, उनको सेटल डाउन होने का टाइम ना दिया जाए, क्योंकि अगर वो सेटल हो जाते हैं तो फिर वो वारदातें ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। अच्छा। ये काम हम कर भी रहे हैं गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से, और मजीद ये ईद के करीब, मतलब ईद नाइट तक और शायद उसके बाद चंद दिन और ये चलता रहेगा। साथ ही रहेगा। नज़ीर, ज़रा हमारे सामने कुछ नंबर्स हैं। एक तो ये कि इसी साल के हैं ये, जैन में 12 अफराद जनवरी में कत्ल हुए, फरवरी में 22, जनवरी में 12 हैं, फरवरी में 20 हैं, इसके अलावा मार्च में 17 हैं और कल जो एक हुए 2 दिन हुए, ये 50 हुए। जी जी, ये हो गए। आपने 50 का नंबर बताया जी। बात जो कर रहे हैं एडिशनल IG, कोई पॉलिसी इन प्लेस नजर आती है? क्या इनके पास काउंटर स्ट्रेटेजी है? देखें, 3 दिन कबल इमरान याकूब मिनास को एडिशनल चार्ज दिया गया है, एडिशनल IG कराची का। इमरान याकूब मिनास एक सिंध पुलिस के बेहतरीन अफसर है और हमें यकीन है कि ये बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। इस वक्त जो चीज़ें गुजर चुकी हैं उसके साथ साथ हमें जो चांद रात तक के सिक्योरिटी पे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। आपकी मसाजिद होगी, इमाम बारगाहें होगी, आपके जितने भी हसास है जो मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस हैं, शॉपिंग सेंटर है, बाज़ार, मनी चेंजर, देखेंगे जो लूटने के लिए आ रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि वो पहले मारने की ठान कराए कि जैसे मेरे तरफ एक स्टेप भी बढ़ा मैं उसको मारूंगा।
और माजी में ये बात हमारे सामने आई थी कि ड्रग एडिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वारदात के दौरान जो है वो शूट करता है। फिर बीच में खादिम हुसैन जिनसे हमारी बात हुई तो हमारे सामने एक और इंकशाफ हुआ कि जो अफगान जो ये अफगानी बस्ती वाले या जो अफगान नेशनल हैं, ये स्ट्रीट क्राइम के दौरान जितने पकड़े जाते थे तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा गन शॉट किए हैं। हमारे जो तालिब इल्मों को भी जो यूनिवर्सिटी रोड पर भी मारा था तो वो अफगानी थे, वो बाद में खुद भी इनकाउंटर में मारे गए थे। तो इस तरीके की ये चीज़ें हमारे को सबसे पहले जो सिंध हुकूमत को चाहिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, जितने ये मंशियात के आदि अफराद है इनकी बहाली पर काम करे। जब तक आप बहाली चाहिए कि वो कम से कम मजाक ना उड़ाए, सीरियस ले, सिर्फ ये ना कहे कि हाँ बढ़ रहे हैं लेकिन हाइप जो है वो भी ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर, स्टूडियोज में मौजूद थे। एडिशनल आईजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान याकूब और हारिस ब्रेडर, रिटायर्ड हारिस साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया। तो कराची का नोहा है, कराची वाले रोज इस नोहे को पढ़ते हैं। कराची सबका है, कराची का कोई नहीं है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो चंद दिन है इससे पहले एटलीस्ट कोई हमें पॉलिसी नजर आए, कोई रोकथाम नजर आए और शहरी महफूज रहें। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम कराची शहर की बात कर रहे थे और यहाँ का सबसे बड़ा मसला अमन अमान का है, लेकिन लाहौर में भी क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में हमने वहाँ पर भी वारदातें देखी हैं। अब ज़रा कुछ हम बता देते हैं पुलिस क्या कह रही है। लाहौर की पुलिस इस हवाले से, लाहौर पुलिस जराइम की शरह में कमी का दावा कर रही है, लेकिन जो ज़मीनी हकाइक हैं वो कुछ और बता रहे हैं। और गुज़िश्ता 2.5 माह में शहर भर में जराइम की 70,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। सिटी डिवीज़न क्राइम रेट में सर फहरिस्त है, जहाँ जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान जराइम के 15,600 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कैंट डिवीजन में 14,782, मॉडल टाउन डिवीजन में 13,000, सदर डिवीजन में 12,700, इकबाल टाउन डिवीजन में तकरीबन 10,000, सिविल लाइन में 7,000 से जायम रिपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, इस तरह के मनाजिर हम कराची में देखा करते थे कि असलहा लेके दुकानों में घुस जाना, लेकिन अब ये लाहौर में भी इस तरह हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ समनाबाद में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग हुई, 3 कीमती जानें ज़ाया हुई। नौजवान ने घर में घुसकर बहन और भाई को कत्ल कर दिया, फिर बाद में खुदकुशी भी कर ली है। पुलिस का कहना है कि 1 साल कबल ये मुलजिम नदीम मसीह, इसकी मकतूल सरफराज की बहन नादिया से मंगनी हुई थी, इनकार हुआ और उसके बाद भाई बहन को तैश में आके कत्ल कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल इस वक्त, इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, लाहौर पुलिस का दावा और ग्राउंड रियलिटी दोनों में कितना डिफरेंस है? देखिए, लाहौर पुलिस का जो दावा है ना वो कोड करते हैं 2023 और 2024 का जो डिफरेंस है वो उसको कोड करते हैं। उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी लाहौर में 40% तक जो है वो क्राइम की शरह नीचे आ गई है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ कुछ इस तरह हैं, क्योंकि ये मार्च तक का अपना सारा जो लेकर आते हैं क्राइम का डाटा, लेकिन वो भी मार्च के स्टार्ट तक का। मार्च के स्टार्ट से लेके ये अभी अप्रैल तक जो डेट्स हैं, जितने भी दिन गुजरे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ। और ऊपर से खुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक का जो महीना होता है, लाहौर पुलिस को पता है कि लाहौर का जो क्राइम है उसकी शरह एकदम से ऊपर जाती है। तो इसमें डकैती की जो वारदातें हैं उनमें काफ़ी खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर असला के ज़ोर पर, जिसको आप डकैती कहते हैं, जिसमें 392 एक्ट भी लगता है, वो तकरीबन को 30 से ज़ायद वारदातें कोड हो रही हैं। जो राजधानी की वारदातें हैं, जिसको छीना झपटी भी कह सकते हैं, वो तकरीबन 300 से ज़ायद जो है वो हो रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं। तो मुतअद्दिद इस तरह की जो वारदातें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रही हैं। इसमें अभी चोरी की वारदातें नहीं है, सिर्फ ये वो क्राइम है जो कि स्ट्रीट क्राइम के अंदर ऐड ऑन होता है, जिसमें आपकी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं वो 60 से ज़ायद रोज़ाना की बुनियाद पर। 2 से 3 जो है वो गाड़ियाँ चोरी होने की जो वारदातें हैं वो बाकायदा ऑफिशियली रिपोर्ट हो रही हैं। ये कहते हैं कि अभी तक अगवा बराए तावान का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इसी महीने अगवा बराए तावान का भी एक जो है वो केस रिपोर्ट हुआ और आपके प्रोग्राम में हमने बताया भी था, और बाकायदा तौर पे उस शहरी का मर्डर भी हुआ जो कि ताजिर था, जिसका ताल्लुक कोट लखपत से था। उसके अलावा फुटेजेस जो रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख सकते हैं कि आ रही हैं। कभी दुकान के अंदर डाकू घुस रहे हैं और कभी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर डाकू घुस रहे हैं, कभी कहीं पे डाकू घुस के फायरिंग कर रहे हैं। तो ये लाहौर शहर के अंदर ही हो रहा है, लाहौर पुलिस के सामने हो रहा है। लेकिन लाहौर पुलिस की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके अंदर स्ट्रीट क्राइम है ही नहीं। अभी आजकल ये हो रहा है कि लोगों ने शॉपिंग करनी है, फैमिलीज निकलती हैं, वो अपने आप को गैर महफूज जो है वो फील कर रही हैं। अफ्तारी के बाद निकलना होता है, फिर रात को लेट नाइट आना होता है, डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। फैमिलीज अपनी कीमती अशिया से महरूम हो जाती हैं, उन्होंने शॉपिंग करनी है, बाज़ारों के अंदर उनको चोर टक्कर जाते हैं, मेन सड़कों पर जब आते हैं, वो मेन रोड्स पर जब आते हैं तो उनको डकैत टक्कर जाते हैं।
तो लाहौर पुलिस की प्रायोरिटीज़ के अंदर आपकी जो स्ट्रीट क्राइम में कमी लाना ये होना चाहिए। आजकल पतंगबाजी पर इनका फोकस है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा स्नूकर क्लब्स वालों को इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया लाहौर पुलिस ने। ये कहते हैं कि जो लाहौर के स्नूकर क्लब है वो 5 बजे बंद हो देने चाहिए कि डकैत वहां पर जाते हैं। अहमद ठीक है, थैंक यू सो मच। अहमद बता रहे हैं ज़ाहिर उन्होंने इन रिपोर्ट्स के हवाले से जो ज़मीनी हकाइक है बताया कि वो किस तरीके से मैच नहीं कर रहे हैं और क्राइम बढ़ता जा रहा है लाहौर में। अब देखते हैं जी लाहौर पुलिस इस हवाले से क्या मजीद स्टेप लेती है। एब्सोल्युटली। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज आपने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है तो हम आपको मजीद इंतजार नहीं कराएंगे। आज की हमारी रेसिपी है जी सेवैयां फ्रूट कस्टर्ड। लीजिए सेवैयां फ्रूट कस्टर्ड। सबसे पहले कढ़ाई में दूध लेंगे 1 लीटर, चीनी लेंगे आधा कप। अब दूध को पकाएंगे उबाल आने तक। सेवैयां रंग बिरंगी लेंगे आधा कप। अब इसको दूध में पकाएंगे। कस्टर्ड लेंगे थोड़ा सा, दूध मिलाकर पकते हुए दूध में डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। रूह अफ़ज़ा 2 टेबलस्पून। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून मिक्स करेंगे। किशमिश 1 टेबलस्पून डालेंगे। काजू 2 टेबलस्पून लेंगे। पिस्ता 2 टेबलस्पून और बादाम भी 2 टेबलस्पून लेंगे। मिक्स करेंगे। अब 2 मिनट के लिए पकने देंगे। केला आधा कप, सेब आधा कप। अब मिक्स करेंगे अच्छे से और बोल में निकाल लेंगे। गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। लीजिए, हो गया हमारा सेवैयां फ्रूट कस्टर्ड तैयार। कितना रिफ्रेशिंग ये बॉल है, लग रहा है, देखने में इतना खूबसूरत है, खाने में कितना टेस्टी होगा। किस वक्त पे हमें ये रेसिपी? मेरा वही सवाल है, ये जो आखिर में याद आती है लीजिए तो दीजिए का दिन कब आएगा? भाई आप इफ्तार तक वेट करें ना, हो सकता है बचा के रखी हुई हो। ये जिस वक्त बनती है और जिस वक्त अब जो इंतजार होता है ना, उसमें फिर ये पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा इसमें। खैर अच्छा जी, वैसे तो भिखारी माफिया जो है वो एक बड़ी नासूर है इस पूरे मुल्क के लिए, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि पहले तो आपको सड़कों पे ये माफिया मिल जाता है, शॉपिंग मॉल्स में मिल जाता है, अब कहाँ मिल रहा है? अब जी जगह जगह नजर आ रहा है। अब और जो लेटेस्ट अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, बल्कि लेवल वो भी इंटरनेशनल। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पे आपको मिलेंगे ये, जहां इन्होंने डेरे डाल रखे हैं। तो मोहम्मद सलाउद्दीन ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गदागरों का राज। गदागरों की बड़ी तादाद ने एयरपोर्ट पर डेरे डाल दिए। एयरपोर्ट मैनेजर आफ्ताब गिलानी का कहना है कि रोजाना की बुनियादों पर गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि गदागर माफिया हसास तरीन मुकाम एयरपोर्ट पर कैसे पहुँच जाते हैं। आला हुकाम इस बात का नोटिस लें। मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज। मुझे एक बात बताएं, एयरपोर्ट पे जाने के लिए इतनी सिक्योरिटी होती है और अलाउ नहीं होता कि भाई एक ही बंदा जा सकता है, और पूछा जा रहा होता है आपने कहाँ जाना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कौन सी फ्लाइट है, ये इनको कैसे अलाउ हो गया है? इनसे डेस्टिनेशन पूछेंगे तो इनकी तो फ्लाइट पता नहीं कहाँ की होगी। लेकिन अब देखिए कितनी अजीमत की बात है, कितने अफसोस की बात है। अब ये तो यहाँ पे एक शख्स इनको बीक देते हुए नजर भी आ रहा है, और ये बाकायदा डिपार्चर टर्मिनल के बिल्कुल सामने वाली ये जगह है, वो भी इस्लामाबाद के। अब सोचे यहाँ पे कोई अगर फॉरेनर आए और ये सिचुएशन देखे तो बिल्कुल ही कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। इस पे भाई कुछ करना चाहिए, जो इससे रिलेटेड काम है उन्हें करना चाहिए। अच्छा जी, हम अब आपको क्रिकेट से जुड़ी कोई खबर ना बताएं, ऐसे कैसे हो सकता है। काकुल में ट्रेनिंग भी जारी है हमारे कौमी क्रिकेटर्स की। कैडेट्स और कौमी क्रिकेटर्स घुल मिल गए हैं और खूब गपशप भी हुई, मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। सो इफ्तार भी ज़बरदस्त किस्म का हुआ होगा। और खिलाड़ियों से मुलाकात में कैडेट्स ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारा फ़ख्र है, खिलाड़ियों से मिलना एजाज़ की बात है। कैडेट्स ने क्रिकेट हीरोज़ के साथ तस्वीरें भी बनवाई, ऑटोग्राफ भी लिए, और कैडेट्स को देखकर फ़खर जमान को अपना ट्रेनिंग का ज़माना भी याद आ गया। फ़खर जमान कह रहे थे ना कि सेम है नेवी का भी। आई हैव सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और नेवी का हम कहते थे अपने ज़माने में कि नेवी वाली ट्रेनिंग थोड़ी सी हल्की होती थी, हमारी आर्मी की ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि वो किसी से होती नहीं थी, बहुत टफ होती थी। और लड़कों ने भी देख भी ली होगी, खासतौर पे आज़म खान की एक वीडियो जो सामने आई थी ना, कि जिसमें वो ये लोग टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। आज़म खान को सबसे आखिर में रखा था, फाइनली आज़म खान जो है वो टग ऑफ
4 खींचने में कामयाब हो गए थे। स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, लड़के ट्रेन भी कर रहे हैं, एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले जी हमने देखा कि कुछ मुतनाज़ बयानात आए, खासतौर पे कैप्टनसी को लेकर, फिर नाम भी अनाउंस हो गया बाबर का, शाहीन ने भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इस तरह इज़हार किया। उन्होंने कहा जी मुझसे ये मनसूब बयान जो है गलत ये जारी किया गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मुतनाज़ बयानात, खिलाड़ियों में इख्तिलाफ़ात की खबरें, चेयरमैन पीसीबी काकुल ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए और खिलाड़ियों के साथ उन्होंने वहां पर अहम बैठक लगाई। चेयरमैन पीसीबी ने आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग फिटनेस कैंप में मौजूद सहूलतों का मुआयना किया और वहां पर इंतजाम तो हैं ही ज़बरदस्त, उस पर उन्होंने पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि बड़ा मुख्तसर वक्त है जिसमें एक कैंप के लिए जो इंतजाम किए गए इंतहाई शानदार है और फिटनेस कैंप पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जिस्मानी सलाहियतें बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसका बुनियादी मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि आइंदा क्रिकेट असाइनमेंट्स के लिए बेहतरीन हालत में हो, यानी कि हमारे एब्सोल्युटली। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा फिटनेस ट्रेनिंग बूट लगाया गया, खिलाड़ी जो है वो अपने जब वो इससे निकलें और फिर जाहिर सी बात है अपनी नॉर्मल लाइफ में आए तो उनको इस तरह की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए। अब ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि कुछ प्लेयर्स को फॉलो करता हूँ जिनमें विराट कोहली हैं और दीगर ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने आप को सुपर फिट रखा हुआ है। उन्होंने कईयों ने तो जो है वो कार्ब्स काफी अरसे से खाए नहीं। इसके लिए आपने हाथ रोकना होता है खाने पे, तो ये डिसिप्लिन और ये रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। इसी से जी आपकी फिटनेस बेहतर रहेगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से सोचें कि आप कैसे फिट रह सकते हैं। हम यहाँ पर आपसे इजाजत चाह रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।